सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में वापस हम कुछ और बायसनेस के बारे में बात करेंगे जो कि अल्टीमेटली हमारे स्टॉक मार्केट के डिसीजन है ना उनको हेम्पर करती है। सो हाय गाइस, मैं हूं कपिल सोनती। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट, जिसका मेन फोकस है 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो डोंट वरी, क्योंकि ये स्टेप्स बायसनेस ऐसी है जो कि इंटरलिंक्ड कहीं पे भी नहीं है। बस ये बायसनेस आपको पता होनी चाहिए ताकि कहीं ना कहीं जो आपका डिसीजन है ना ओवरऑल वो सही से बने। तो जो पहली बायसनेस है वो है एंडोमेंट इफेक्ट। देखो, आपने अधिकतर देखा होगा कि मान लो आपने एक मोबाइल है, वो मान लो 10,000 में खरीदा, और वहीं सेम टाइम पर आपका एक फ्रेंड आ जाता है और बोलता है कि यार भाई एक काम कर, ये मोबाइल मुझे 10,500 में दे दे। तो लिटरली आपके मन में से आएगा, यार साला 10,500 अगर ये मांग रहा है तो हो सकता है इसकी कीमत कुछ ज्यादा ही हो। तो एंडोमेंट इफेक्ट यही बताता है कि जो चीज जिसके ओनर हम है ना उसकी प्राइस हमें कहीं ना कहीं ज्यादा लगती है, और जिसके ओनर कोई दूसरे है ना तो उसकी हम हमेशा वैल्यू बहुत ही कम करते हैं। और अल्टीमेटली इस बायसनेस की वजह से कभी कभी जो हमारे लूजिंग स्टॉक्स है ना उनको हम बेचने से बचते रहते हैं, और अल्टीमेटली हम उन पे लॉस खाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब डॉट कॉम बबल चल रहा था ना, तो हर एक शेयर की प्राइस एक वैल्यू डिसाइड हो रही थी। जिसने उसको उस पर खरीद लिया था तो सोचता है कि यार अगर इसकी वैल्यू मैं इतनी कर रहा हूँ और लोग और ज्यादा बता रहे, तो उस टाइम पे उसने बेचा नहीं, और फिर प्राइस बढ़ती गई और अचानक हुआ क्रैश। तो अब जिस प्राइस पे उसने खरीदा था उसने ऊपर जाने पे बेचा भी नहीं, और नीचे आने पे अब बेचने की उसकी हालत भी नहीं, क्योंकि वो सोचता है यार एक बार मैंने इस प्राइस पे लिया है, जब ये इस पे टच हो जाएगी तो मैं बेच दूंगा। सेम याहू के साथ में हुआ था कि याहू के शेयर मतलब कि बहुत खतरनाक बढ़ा था, और जब क्रैश हुआ था तो याहू का शेयर ऐसे ही गिरा था, बट लोगों ने उसको, बहुत सारे लोगों ने इस बायसनेस की वजह से उसको बेचना नहीं। जबकि अगर हम थोड़ा लॉजिकल डिसीजन लेते और पता करते कि यार अगर इतना बढ़ गया है और मार्केट में बहुत ही ज्यादा सेचुरेशन आ गई है तो बस हमें बेच के निकल लेना चाहिए। सेकंड बायसनेस है मेंटल अकाउंटिंग। देखो यार, आपने कभी ना कभी ऐसा किया होगा कि जब आपके एक एसेट क्लास में पैसे है ना और दूसरे एसेट क्लास के पैसे ना, आप दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हो। देखो मैं मेरा बताता हूँ, मैंने वीवर्क में शेयर खरीदे थे ना तो मैं उनको बहुत ही अलग ट्रीट कर रहा था। लाइक मैं समझ रहा था कि ये तो बिल्कुल मैं मतलब कि बहुत ही ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और जो दूसरे मेरे सारे सारे इन्वेस्टमेंट थे ना उनको मैं अलग तरीके से ट्रीट कर रहा था। बट अल्टीमेटली देखो यार, ये तो मेरा स्टॉक का पोर्टफोलियो है ना, मुझे अल्टीमेटली दोनों को एक साथ देखना चाहिए। तो मेंटल अकाउंटिंग में हम यही गलती करते हैं कि हम दो अलग अलग असेट्स को, या फिर एक ही सेम क्लास के असेट्स में जो दो अलग अलग स्टॉक्स है उन्हें हम कुछ अलग ही तरीके से देख लेते हैं, और जो विनर होते हैं ना उनको हम बताते रहते हैं सबको कि भाई हमको तो प्रॉफिट हो रहा है, और जो लूजर होते हैं ना उनको हम किसी को बताते नहीं है, और उनको एक अलग तरीके से रखते हैं कि ये तो हमारे मतलब वो लूजिंग स्टॉक है बट ये अलग क्लास है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि आपके जो अधिकतर जो फेमस यूट्यूबर है वो यही उनके जो फ्यूचर ऑन ऑप्शन है ना उसके लॉसेस को बताते नहीं है, और बताते हैं कि हाँ हम तो अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल है, अगर उनको एक दिन प्रॉफिट हो जाता है तो उस बेसिस पर। और अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल एक रियल लाइफ से लूं तो यहाँ पर जो भी कंपनी जब उनका एक अच्छा समय चलता है ना तो बहुत ही अजीब अजीब जगह पर इन्वेस्टमेंट करते थे, और उसको कहीं ना कहीं मेंटली जस्टिफाई करते हैं कि हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, बल्कि वो जो उनकी खुद की प्रोसेस है ना उसको अच्छे से स्ट्रीमलाइन करने में फोकस नहीं करते हैं। इसके बारे में मैंने जब कोका कोला का वीडियो बनाया था तब बताया था कि वॉरेन बफेट ने जब कोका कोला में इन्वेस्ट किया तो आखिर क्यों किया, क्योंकि पेप्सी वगैरह भी उनके अल्टरनेटिव थे। बट पेप्सी वगैरह क्या थे, जब उनके पास पैसे एक्स्ट्रा आ रहे थे तो बिल्कुल अनरिलेटेड बिजनेसेस में घुस रहे थे, और वहीं कोका कोला जो खुद का बिजनेस है ना उसी को स्ट्रीमलाइन और स्ट्रॉन्ग करने में फोकस कर रहा था। तो कोका कोला आज भी टॉप पर है, और पेप्सी वगैरह वही इसी की वजह से मार्केट लूज करके गए थे कहीं ना। चलिए अब थर्ड बायसनेस के बारे में बात करते हैं, जो कि है डिस्पोजिशन इफेक्ट। देखो यार, आपने देखा होगा कि जब भी आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा मान लो 100 रुपए पर, और जैसे वो 130 140 हो जाता है आप बेच देते हो, फिर आपको पता चलता है साला स्टॉक तो 200 चला गया, 250 चला गया, 300 चला गया, और फिर आप अल्टीमेटली रिग्रेट करते हो। तो ये सब होता है डिस्पोजिशन इफेक्ट की वजह से, जिसमें हम जो हमारे विनिंग स्टॉक्स है ना उन्हें बहुत ही जल्दी बेच देते हैं, और वहीं जो लूजिंग स्टॉक्स होते हैं ना, लाइक जो स्टॉक 100 पे था वो 80 हो गया हम नहीं बेचते, वो 70 हो गया हम नहीं बेच रहे। हाँ, और हमें पता भी है कि उसके फ्यूचर आउटलुक थोड़े कमजोर है, फिर भी हम उस स्टॉक को नहीं बेचते, बट विनिंग स्टॉक को वहीं फटाक से बेच देते हैं। तो यही होता है डिस्पोजिशन इफेक्ट। और इसका एक एग्जांपल मुझे आता है टेस्ला का। देखो, जब टेस्ला में 2020 के बाद में रैली आई थी ना तो बहुत सारे इन्वेस्टर ने उसको खरीदा और बेच दिया, खरीदा और बेच दिया। और बट जब वो बहुत ज्यादा बढ़ गया ना तब वही इन्वेस्टर जिन्होंने बहुत कम पे खरीदा था उन्होंने उसको वही वापस यहाँ पे खरीदा, और सोचा कि यार अपन ने बीच में बेच दिया था, कंपनी तो अभी भी बढ़ रही है और बढ़ेगी, और अल्टीमेटली क्या हुआ, फिर वहां से स्टॉक हो गया क्रेज। तो अब वो क्या है, ऐसे जो इन्वेस्टर है ना वो अभी भी उसको होल्ड करके रखे होंगे। तो यही होती है डिस्पोजिशन बायसनेस। इसके अलावा जो चौथी बायसनेस है वो है संक कॉस्ट फेलेसी। देखो यार, आपने कभी ना कभी देखा होगा कि एक स्टॉक है जो कि बहुत ही ज्यादा गिरता जा रहा है, और फिर हम क्या है कि उसमें एवरेजिंग करते रहते हैं। मान लो वो स्टॉक 100 रुपए पे था और हमें पता है कि वो स्टॉक मतलब इतना अच्छा उसका फ्यूचर आउटलुक नहीं है, और वो गिरते गिरते 80 पे आ गया, बट हम 80 पे उसको बेचते नहीं है, हम उसको 80 पे और खरीदते हैं
और सोचते हैं कि यार ये एक दिन तो प्रॉफिटेबल होगा तब मैं बेचूंगा, फिर वो 80 से गिरते गिरते 50 पे चला जाता है, हम और खरीदते हैं, 50 से वो 40 पे जाता है, हम और खरीदते हैं। सेम ये रिलायंस पावर के साथ में हुआ था कि वो स्टॉक जब 400 कुछ शायद उस पर लिस्ट हुआ था, उसके बाद में वो गिरता ही जा रहा था और लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे कि एक ना एक दिन तो ये बढ़ेगा, बट वो एक दिन आज तक नहीं आया है और स्टॉक अल्टीमेटली 85% अपनी वैल्यू को खो चुका है। तो ये होता है संक कॉस्ट फेलेसी की वजह से, जिसमें हम अगर किसी चीज में पहली बार इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर कुछ टाइम दे देते हैं तो हम सोचते हैं कि इतना टाइम तो दे ही दिया है, बट अब अपने को पता है कि इसमें वायबिलिटी कुछ भी नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं यार इतना तो दे ही दिया है, इतना और दे दो और खत्म करो। सेम जब हम मूवी देखने जाते हैं और बहुत ही बकवास मूवी होती है, हमने 250-300 रुपए दे दिए होते हैं तो सोचते हैं यार साला पैसे तो चले ही गए, चलो अब पूरी मूवी देख लेते हैं। बट अल्टीमेटली अगर हम बीच में ही मूवी छोड़ के हमारा कुछ इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं तो शायद वो कहीं ना कहीं पैसे वसूल हो जाते हैं। और इसका अगर मैं एक फेमस एग्जांपल की बात करूं तो कॉनकॉर्ड का था, जो कि कॉनकॉर्ड एक मतलब कि सुपरसोनिक प्लेन है ना, उसको बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया था ब्रिटिश और फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक साथ मिलकर। तो इस प्रोजेक्ट में उन्होंने जितने पैसे लगाए ना, बाद में उन्हें पता चला कि यार इस प्रोजेक्ट से अगर बाद में हम किसी चीज को बेचेंगे तो उससे हमको इतना प्रॉफिटेबल होगा ही नहीं, बट फिर भी उन्होंने वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। वरना जब अपने को पता है कि अपन ने आधे पैसे लगा दिए तो चलो छोड़ो यार, कहीं और अपनी रिसोर्स वगैरह डाइवर्ट कर देते ताकि वहां से अल्टीमेटली प्रॉफिट आ जाए। इस वीडियो का फिफ्थ बायस है रिग्रेट एवर्जन। देखो यार, जब हमें किसी एक चीज में एक बार का नुकसान हो जाता है ना, तो फिर हम उस चीज में मतलब कि इन्वेस्ट करने से बहुत ज्यादा डरते हैं। मतलब वो कहा जाता है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो सेम उसी प्रकार, जैसे जिन लोगों को जब स्टार्टिंग में अगर वो स्टॉक मार्केट में आए और उनको वहां पे लॉस हो जाता है तो वो सबको बताते फिरेंगे अरे यार स्टॉक मार्केट तो जुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट होता ही नहीं है। बट अगर वो स्टॉक मार्केट में अगर वही लॉस पे अगर बैठे रहते और थोड़े दिन बाद जब और शेयर की प्राइस क्रैश होती और अगर उन्हें मतलब पूरा भरोसा होता, मतलब फ्यूचर आउटलुक वगैरह सब कुछ शानदार होते और अगर वो इन्वेस्ट करके रखते तो हो सकता है अल्टीमेटली वो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए बताता हूँ 2008 का क्रेज। जब 2000 के मतलब कि जब बबल बनता है तो सब उसके अंदर घुसते हैं। अब बबल के अंदर घुसते घुसते जो यहाँ पे टॉप पे घुसा है तो वो सोचता है कि यार अब तो अपन ने घुसे अब और बढ़ेगा, बट अल्टीमेटली यहाँ से होता है कंपनी क्रैश हो जाती है। तो जिन लोगों को अल्टीमेटली फर्स्ट टाइम में ही लॉस हो जाता है तो सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट तो अल्टीमेटली जुआ है। बट आपको पता है कि जब 2008 का क्रेश हुआ था उसके बाद में स्टॉक मार्केट ने आगे के 5-7 साल में उतनी ज्यादा ग्रोथ भी दिखाई। अगर वही बंदे उसी स्टॉक मार्केट में पड़े रहते, मतलब थोड़ा दिन और इन्वेस्ट करते थे, तो शायद वो प्रॉफिटेबल हो जाते और स्टॉक मार्केट से भागते नहीं और लोगों को बताते नहीं कि स्टॉक मार्केट जुआ है। तो अल्टीमेटली जो रिग्रेट एवर्जन है ना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हम अपॉर्चुनिटीज जो फ्यूचर में आने वाली है ना, उनको कहीं ना कहीं हम मिस कर देते हैं अगर हमको स्टार्टिंग में कुछ लॉस हो जाता है। तो इस वीडियो में हम बस इतनी ही बायसनेस को कवर करते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो ही मैं अब आगे कंटिन्यू करूंगा, वरना कोई बात नहीं, हम इस सीरीज को यहीं पे यहीं बंद कर देंगे। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही एक प्यारी कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। और अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हो तो कर देना, कोई बात नहीं। सो गाइस, बाय बाय।